Hello and welcome to Priya Career Institute's English class। यह वीडियो competitive English के लिए है और आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स में आज का टॉपिक है यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन। The following are the rules of correct use of indefinite article a और n। आर्टिकल a और n को indefinite article a और n को यूज करने अर्थात प्रयोग करने के नियम निम्न प्रकार हैं। यह इसकी हिंदी हुई। रूल 1, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। When a singular countable noun is used for the first time, जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पहली बार प्रयोग किया जाता है, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर इट, तो उसके सामने आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। आर्टिकल ए किया जाएगा या आर्टिकल एन किया जाएगा, इसकी बात हम इससे पहले वीडियो में कर चुके हैं। तो इसलिए आर्टिकल ए और एन में से ही कोई आर्टिकल इसके साथ प्रयोग किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ बुक, इसमें बुक फर्स्ट टाइम आया है तो इसके साथ आर्टिकल ए यूज किया गया है। ही इज अ बॉय, बॉय फर्स्ट टाइम आया है, काउंटेबल सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ आर्टिकल ए आया है। देयर इज एन ईगल, ईगल फर्स्ट टाइम आया है तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन में से एन यूज किया गया है। एंड दिल्ली इज अ सिटी, सिटी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और फर्स्ट टाइम आया है तो इसके साथ आर्टिकल ए यूज किया गया है यहां पर। रूल 2, Rule 2 is when a singular countable noun represents a whole class, article A or N is used before it। जब कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन पूरी क्लास मतलब अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तब उसके साथ आर्टिकल ए और एन यूज किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है। अ काउ हैज हॉर्न्स, अ काउ हैज हॉर्न्स का मतलब है ऑल काउज हैव हॉर्न्स, यानी सभी गायों के सींग होते हैं। तो अगर हमने कहा अ काउ, यहां अ काउ का मतलब है एवरी काउ, तो काउ का मतलब तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन काउ ही है, लेकिन जब हम ए लगाते हैं तो इस ए का मतलब एवरी हो जाता है। एवरी काउ हैज हॉर्न्स ये हम कहते हैं, तो ऑल काउज हैव हॉर्न्स ये इसका मीनिंग होता है। तो इस तरह से इसके साथ आर्टिकल ए आता है। एन ईगल फ्लाइज वेरी हाई, यानी सभी ईगल्स, ऑल ईगल्स फ्लाई वेरी हाई, यानी कि यहां एन ईगल कहने का मतलब है ऑल ईगल्स या एवरी ईगल भी हम कह सकते हैं। तो इसलिए मतलब ये पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है। एन ईगल शब्द अपने सभी ईगल यानी कि पूरे ईगल वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है, तो इसलिए इसके साथ यह आर्टिकल एन आया है। अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, तो जिस तरह से यहां ऑल ईगल्स फ्लाई वेरी हाई था, उसी तरह से यहां भी अ डॉग इज फेथफुल एनिमल का मतलब है ऑल डॉग्स आर फेथफुल एनिमल। तो इसलिए अ डॉग, डॉग से पहले भी आर्टिकल ए यहां पर आया है क्योंकि ये अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, रिप्रेजेंट करता है। अ रोज स्मेल्स वेरी स्वीट, इसका मतलब ऑल रोज स्मेल, ऑल रोज प्लांट्स और फ्लावर्स स्मेल वेरी स्वीट, यानी रोज जितने भी हैं वो सभी स्वीट स्मेल करते हैं। तो इसलिए ए रोज या अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है एंड इसलिए इसके साथ आर्टिकल ए आया है। इसी तरह से हम ऐसे अ लैपटॉप हैज अ स्क्रीन, अ लैपटॉप हैज अ स्क्रीन का मतलब है कि सभी लैपटॉप्स में स्क्रीन ही होती है। अ मोबाइल हैज टच बटन्स, अ मोबाइल हैज टच बटन्स मतलब सभी मोबाइल्स में टच बटन्स ही होते हैं। इसी तरह से a room has 4 corners, a triangle has 3 sides, तो a triangle का मतलब है सभी ट्रायंगल्स में 3 साइड्स ही होती हैं। तो इस तरह से जब कोई नाउन अपने पूरे वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है तब उसके साथ आर्टिकल ए और एन उसके साथ आने ही लगता है। रूल 3 में हम पढ़ेंगे आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। जब कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जाता है तो उसके साथ भी आर्टिकल ए और एन आता है। इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि यदि कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आ रहा है और वह सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो फिर उसके साथ आर्टिकल ए आएगा ही आएगा। यही मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट का।
आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ नाउन कॉम्प्लीमेंट। नाउन कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि अगर कोई नाउन कॉम्प्लीमेंट के रूप में यूज किया जा रहा है तो उसके साथ आर्टिकल ए और एन आएगा ही आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और वह इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आ रहा है तो उसके साथ आर्टिकल ए आएगा ही आएगा। आर्टिकल ए मतलब ए और एन में से जो भी वहां लगना होगा वह आएगा ही आएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए मैंने कहा इज, एम, आर, वाज, वर, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिन वर्ब्स के बाद भी, यूजुअली वर्ब्स के बाद तो ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे ही बिकेम अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, यहाँ पर बिकेम वर्ब है लेकिन कोई एक्शनेबल वर्ब नहीं है ये, तो इसके बाद आने वाला जो नाउन है उसको भी हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। तो ऐसी कुछ चीजों में कंफ्यूजन आपको मेरी इस बात से हो सकता है। अदरवाइज अगर ये बात कॉम्प्लीमेंट वाली बात समझ में नहीं आती है तो मैंने कहा है कि आप ऐसे समझिए कि अगर कोई सिंगुलर काउंटेबल नाउन इज, एम, आर, वाज, वर के बाद आया है तो उसमें आर्टिकल ए आएगा, आर्टिकल ए और एन आएगा ही आएगा। उसके बाद कुछ वर्ब्स ऐसी भी होती हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली यूजुअली इज, एम, आर, वाज, वर के बाद ही आता है। फिर कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जो स्टेटिव वर्ब्स होती हैं, उनके बाद भी आने वाले नाउन को हम कॉम्प्लीमेंट ही कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में उस कॉम्प्लीमेंट के साथ भी ना आर्टिकल ए और एन आता ही आता है। फॉर एग्जाम्पल ही इज अ लॉयर, तो लॉयर क्या है, इज का कॉम्प्लीमेंट है, तो कॉम्प्लीमेंट होने के कारण लॉयर से पहले क्या आएगा, आर्टिकल ए और एन में से आर्टिकल ए आएगा। इसी तरह से ही बिकेम अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन, तो ये स्पोर्ट्समैन है वह क्या है, वह बिकेम का कॉम्प्लीमेंट है। तो कॉम्प्लीमेंट होने के कारण क्या है, इसके साथ आर्टिकल ए और एन आएगा ही आएगा। या यहाँ हो बात आपके दिमाग में आ सकती है कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है जो इज, एम, आर, वाज, वर के अर्थ को पूरा करता है। ही इज, व्हाट इज ही, अ लॉयर। इसी तरह से ही बिकेम, व्हाट डिड ही बिकम, अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन। शी इज एन, व्हाट इज शी, एन एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। इसी तरह से यू आर ए, व्हाट यू आर, गुड कंपेनियन। तो इसी तरह से कंपेनियन और एक्सपर्ट ये क्या है, ये ग्रेट स्पोर्ट्समैन, लॉयर, ये सभी कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहे हैं, इसलिए इनके साथ आर्टिकल ए और एन आएगा ही आएगा। तो थर्ड सेंटेंस में शी इज एन एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट से आगे आर्टिकल एन यहाँ आ गया। ही, यू आर अ गुड कंपेनियन, तो कंपेनियन क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल यहाँ ए आ गया। अब हम नेक्स्ट पॉइंट यानी थर्ड था ये, फोर्थ पॉइंट पर अब हम चलते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, अब हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे। फोर्थ पॉइंट, fourth point says rule for a or n plus adjective, adverb plus noun. If an adjective adverb comes before a noun, article a or n is used before the adjective adverb and its form is determined by the nearest word. यानी अगर किसी नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब आया है तो आर्टिकल ए और एन उस एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले यूज किया जाता है। इसमें यहाँ कंफ्यूज ना हो कि अगर एडजेक्टिव एडवर्ब आया है तो आर्टिकल आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है। आर्टिकल तो नाउन के अकॉर्डिंग आएगा, नाउन के रूल के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन यहाँ यह बताने की कोशिश मिस यहाँ यह समझाया गया है कि कई बार नाउन से पहले एडजेक्टिव और एडवर्ब आ जाते तो कहीं ये कंफ्यूजन हो जाए कि उसके साथ आर्टिकल नहीं आएगा। यानी अगर उसके साथ आर्टिकल आना है तो आएगा ही आएगा, लेकिन वह आर्टिकल एडजेक्टिव और एडवर्ब से पहले आ जाएगा। सिर्फ इतनी बात यहां समझाई गई है। इफ एन एडजेक्टिव और एडवर्ब कम्स बिफोर अ नाउन, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर द एडजेक्टिव और एडवर्ब एंड इट्स फॉर्म इज डिटरमिन्ड बाय द नियरेस्ट वर्ड। अब यहाँ पर इसकी जो ए होगा या एन होगा, यह नाउन की फॉर्म से नहीं डिसाइड किया जाएगा, बल्कि जो ए और एन के बाद जो शब्द आ रहा है उससे डिसाइड किया जाएगा कि वहां आर्टिकल ए लगाना है या एन लगाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल,
तो शी इज ए, जो ए है वो बी के अकॉर्डिंग लगाया गया है, जी के अकॉर्डिंग नहीं लगाया गया है। इसी तरह से ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो या तो एक तो ब्यूटीफुल ये एडजेक्टिव है, तो ब्यूटीफुल एडजेक्टिव के बाद नहीं आर्टिकल आया है, पहले आया है, यह देखें। और ए का जो निर्धारण किया गया है कि ए आएगा या एन आएगा, वो ब्यूटीफुल के बी के कारण है, जी के कारण नहीं है। इसी तरह से ही इज एन ऑनेस्ट मैन, तो यहां पर देखिए एक तो ये है कि ऑनेस्ट एडजेक्टिव है जो मैन से पहले आया है, तो आर्टिकल ऑनेस्ट से पहले आया है, यानी एडजेक्टिव से पहले आया है। एक तो यह समझना या सीखने की बात। दूसरा, यहां पर ये जो एन आया है वह ऑनेस्ट के कारण, यानी ऑनेस्ट में एच से स्टार्ट हो रहा है, जो कि एक म्यूट साउंड या साइलेंट साउंड है, और ऑ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए इसके साथ, यानी वावल साउंड से स्टार्ट होता है इसका प्रोनाउंसिएशन, तो इसलिए इसके साथ एन आया है, और मैन के म के कारण नहीं आया। इसी तरह से ही इज अ वेरी ऑनेस्ट मैन, अब यहां देखिए ऑनेस्ट के साथ एन आया था, लेकिन अब यहां ऑनेस्ट के साथ के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, बल्कि जो वर्ड है वह मतलब आर्टिकल जो है वह एडवर्ब से पहले आ रहा है, और वी के अकॉर्डिंग यहाँ डिसाइड कर रहे हैं कि ए लगाया जाएगा या एन लगाया जाएगा, वह वी से इसका निर्धारण हो रहा है। अब ऑनेस्ट या एम से, मतलब मैन में म से, या ऑनेस्ट में एच या ओ साउंड से नहीं, बल्कि वी साउंड से निर्धारण इसका हो रहा है कि इसके साथ आर्टिकल ए आएगा। दिस इज एन ओल्ड रेयर बुक, तो यहां भी देखिए एक तो यह है कि आर्टिकल ओल्ड से पहले, यानी एडजेक्टिव से पहले, यानी अब तो ये एडवर्ब हो गया, तो एडवर्ब से पहले आ रहा है, एक तो यह। दूसरी बात, एन और ए लगाया जाएगा, इसका निर्धारण इसके नजदीकी शब्द ओ, ओल्ड में ओ साउंड से हो रहा है, अब रेयर या बुक से नहीं हो रहा है। यही इस रूल नंबर 4 में समझाया गया है। रूल नंबर 5, ए और एन प्लस मोर देन वन नाउन। When more than one noun or adjective points to one person or thing only, article A or N is used before the first word only, and its form is also determined by the same first word. इसमें when more than one noun or adjective, अगर कोई एक से ज्यादा नाउन या एक से ज्यादा एडजेक्टिव points to one person और थिंग ओनली, तो अगर कोई एक से ज्यादा नाउन या एक से ज्यादा एडजेक्टिव किसी एक व्यक्ति की ओर इशारा करता है या पॉइंट करता है, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर द फर्स्ट वर्ड ओनली, तो आर्टिकल ए और एन सिर्फ पहले वाले शब्द के साथ यूज किया जाता है, सभी के साथ यूज नहीं किया जाता। एंड इट्स फॉर्म इज ऑल्सो डिटरमिन्ड बाय द सेम फर्स्ट वर्ड, और इसकी जो फॉर्म है कि आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, वो भी उसी फर्स्ट वर्ड के अकॉर्डिंग ही यूज की जाती है। सेकंड पॉइंट, बट इफ दे पॉइंट टू डिफरेंट पर्सन सो थिंग्स, लेकिन अगर वो जो अलग अलग नाउन आए हैं और वो अलग अलग व्यक्ति या वस्तु को रेफर करते हैं या व्यक्ति या वस्तु के विषय में बात करते हैं, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर ईच वर्ड, ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए और एन हर शब्द से पहले आता है। एंड इट्स फॉर्म इज डिटरमिन्ड बाय ईच वर्ड सेपरेटली, और इसकी फॉर्म भी उस हर वर्ड के अकॉर्डिंग ही डिसाइड की जाती है। अगर ये बात यहाँ, ये मैंने पढ़ करके सुनाया, लेकिन अगर बात यहाँ नहीं समझ में आई है तो फिर आगे इन एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, यहां से ये बात बहुत क्लियर और अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, ही गेव मी अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, तो इसका मतलब है कि पेंसिल कितनी है, एक है, लेकिन इसके लिए एडजेक्टिव्स कितने यूज किए गए, रेड और ब्लू, यानी एक ही पेंसिल है, उसी का कलर ब्लू है और उसी का कलर रेड है, तो इसलिए आर्टिकल सिर्फ एक ही एडजेक्टिव से पहले यूज किया गया है, और ही गेव मी अ रेड एंड ब्लू पेंसिल, यानी पेंसिल एक दी उसने और वही रेड और ब्लू कलर में थी, तो इस यहां लिखा हुआ है ओनली वन पेंसिल, तो एक ही पेंसिल को इंडिकेट करने वाले या क्वालिफाई करने वाले यहाँ दो एडजेक्टिव हैं, लेकिन आर्टिकल हम सिर्फ एक के पहले ही, यानी रेड से पहले ही आया है। दूसरी बात, ए का और एन का निर्धारण जो किया गया है कि यहाँ ए आएगा या एन आएगा, वो इस रेड के कारण किया गया है,
यानी रेड यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड है और कॉन्सोनेंट साउंड से आर्टिकल स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहां पर इसके लिए ए वर्ड का यूज किया गया है। अगर ये रेड र से स्टार्ट न होकर के अगर यहाँ कोई वावल साउंड से शुरू हो रहा होता तो फिर यहाँ पर एन का प्रयोग किया जाता। तो एक ही पेंसिल के लिए दो एडजेक्टिव्स यूज हो रहे हैं और उन एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल ए आया है, क्योंकि वह एक ही, दोनों ही एडजेक्टिव्स एक ही नाउन को क्वालिफाई करते हैं, इसलिए यानी कि इन दोनों का कहने का मतलब एक ही है, इसलिए आर्टिकल पहले शब्द से पहले आया है, पहले एडजेक्टिव से पहले आया है। सेकंड पॉइंट, ही गेव मी अ रेड एंड अ ब्लू पेंसिल। अब इसका मतलब है यहां पे देखिए आर्टिकल दो जगह आया है, रेड से पहले भी आया है और ब्लू से पहले भी आया है। इसका मतलब है ही गेव मी ए रेड एंड ए ब्लू पेंसिल, यानी उसने हमको दो पेंसिल दी, जिसमें से एक पेंसिल तो ब्लू थी और दूसरी पेंसिल रेड थी। तो ये कहने के लिए कि दो पेंसिल थी और दोनों के कलर ये थे, तो ये जब हम कहेंगे कि दो कलर की दो पेंसिल थी, ये कहना है तो दोनों के आगे आर्टिकल आ जाएगा। यानी कि अगर मैं कह रहा हूं कि दो पेंसिल हैं तो इसका अर्थ मैं इसी से पढ़ करके निकाल रहा हूं, ही गेव मी अ रेड, यानी एक पेंसिल जो कि रेड कलर की थी, एंड अ ब्लू, और दूसरी पेंसिल जो कि ब्लू कलर की थी। तो यहाँ टू पेंसिल्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी रेड और ब्लू दोनों के आगे अगर आर्टिकल आ जाएंगे तो ये दो पेंसिल हो जाएंगी, और ब्लू के आगे नहीं आएगा, सिर्फ रेड के आगे एक आर्टिकल आ जाएगा तो ये एक पेंसिल मानी जाएगी। इसी तरह से थर्ड सेंटेंस, हियर इज एन अगली एंड फूलिश मैन। तो ये जो मैन है वह एक ही है, वही फूलिश है और वही अगली है, यानी बदसूरत भी वही है, मूर्ख भी वही है। तो इसलिए आर्टिकल पहले शब्द से पहले लगाया जाएगा और इसका निर्धारण किया ए यूज किया जाए या एन यूज किया जाए, इस अगली शब्द से ही यूज होगा, क्योंकि अगली वावल साउंड से शुरू हो रहा है और कौन वावल लेटर से भी शुरू हो रहा है, वावल साउंड से भी शुरू हो रहा है, इसलिए इसके साथ आर्टिकल एन लगाया गया है और पहले शब्द यानी पहले एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल एन आया है, क्योंकि यह एक ही व्यक्ति को दिखाता है, दर्शाता है, वन पर्सन। फोर्थ सेंटेंस, हियर इज एन अगली एंड अ फूलिश मैन। तो यहां पर क्या है, अब यहां पर दो व्यक्ति है, हियर इज एन अगली एंड अ फूलिश मैन। तो एक तो व्यक्ति फूलिश है और एक अगली है, दो व्यक्ति हैं, और तो इसलिए दोनों के साथ एडजेक्टिव्स अलग अलग आए हैं और उनके साथ आर्टिकल्स भी दोनों के साथ अलग अलग आए, यानी एक अगली है और एक फुलिश है। तो ये पर्सन्स टू है, इसलिए दोनों के साथ आर्टिकल्स आए हैं। और एक के साथ देखिए अगली के साथ एन यूज हुआ है और फुलिश के साथ ए यूज हुआ है। तो ए क्यों यूज हुआ है, इसका निर्धारण एफ से किया गया है, और एन क्यों यूज हुआ है, इसका निर्धारण यू से किया गया है, क्योंकि ये अगली यानी वावल साउंड से शुरू हो रहा है, ये फुलिश यानी कि ये कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, इसलिए इन दोनों के साथ में यहाँ अलग अलग आर्टिकल्स आए हैं। दिस इज रूल फिफ्थ। नाउ रूल सिक्स्थ। Rule sixth, when such is used with a countable noun, article a or an is used after such। यानी सच के साथ में आर्टिकल यूज किया जाता है, लेकिन आर्टिकल सच के अगर किसी नाउन के साथ सच आ रहा है, हम कहते हैं ऐसा लड़का, ऐसी लड़की, ऐसा कागज, ऐसा पेन, ऐसी टेबल, ऐसी चेयर, ऐसा स्विच, ऐसा लैपटॉप, ऐसा दरवाजा। तो इस तरह से अगर हम कहते हैं तो इनमें सच वर्ड का यूज करेंगे, और सच वर्ड का यूज करेंगे तो आर्टिकल ए और एन जो भी आएगा वो एक तो सच के बाद आएगा, और ए और एन का निर्धारण भी उसके बाद आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग होगा। जैसे आई हैव नेवर सीन सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, तो सच के बाद आर्टिकल यहां पर आ रहा है और ए और एन का निर्धारण ब्यूटीफुल के बी से हो रहा है। ऐसे नहीं कहेंगे, अ सच ब्यूटीफुल नहीं कहेंगे, इस तरह से कहेंगे तो गलत हो जाएगा, सच अ ब्यूटीफुल कहेंगे। इसी तरह से सच अ थिंग हैज नेवर हैपेंड बिफोर, तो सच अ थिंग यानी यहां सच के बाद आर्टिकल ए आया है, सच अ थिंग यानी इस तरह की चीज पहले कभी नहीं हुई है। इट वॉज सच अ फाइन शो, तो यह सच और फाइन के बीच में आर्टिकल आया है, यानी फाइन तो शो से पहले आया है, लेकिन सच के बाद आर्टिकल आता है तो वहां सच के बाद आ रहा है। फोर्थ, ही गेव्स
ही गेव अस सच अ प्लेजेंट सरप्राइज, उसने हमको एक ऐसा प्लेजेंट सरप्राइज दिया। तो सच अ प्लेजेंट सरप्राइज यानी कि आर्टिकल ए और एन सच के बाद आता है, वह यहां पर हमने देखा, इसमें एग्जाम्पल्स हमने देखे। नाउ इज रूल 7। रूल 7 says so plus adjective plus an plus noun, यानी कि when so comes before an adjective, यदि किसी एडजेक्टिव से पहले so आता है, हम कहते हैं इतना बढ़िया, इतना लंबा, इतना इस तरह से हम कहते हैं, तो उसमें ऐसे वर्ड्स को ट्रांसलेट करने के लिए so हम एडजेक्टिव से पहले लगाते हैं। तो जब किसी एडजेक्टिव से पहले so आता है, तब जो आर्टिकल है ए और एन वह सो से पहले नहीं आएगा, बल्कि एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आएगा। यही यहाँ बताया गया है। ये इसी फॉर्मूला से ही हम यहाँ पे देख करके समझ सकते हैं। व्हेन सो कम्स बिफोर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले सो आता है, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिटवीन द नाउन एंड एडजेक्टिव। तब आर्टिकल ए और एन नाउन और एडजेक्टिव के बीच में हम यूज करते हैं। जैसे आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल ए पिक्चर, तो सीन ए सो ब्यूटीफुल पिक्चर नहीं, बल्कि सीन सो ब्यूटीफुल ए पिक्चर यूज किया जाता है। यहाँ नॉट ए सो ब्यूटीफुल पिक्चर, इस तरह से लिख करके हम इस तरह से लिखते हैं। सेकंड सेंटेंस, इट वॉज सो फाइन अ शो, इट वॉज सो फाइन अ शो, यानी फाइन से पहले सो आया है, तो ए आर्टिकल ए फाइन और शो के बीच में, यानी एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आर्टिकल ए आता है। ही गेव अस सो प्लेजेंट सरप्राइज, तो ही गेव अस सो प्लेजेंट अ सरप्राइज, तो आर्टिकल ए प्लेजेंट और सरप्राइज यानी नाउन के बीच में आया है। आई हैव नेवर रेड सो इंटरेस्टिंग अ नोवेल, यानी यहां भी सो आया है, इंटरेस्टिंग एडजेक्टिव से पहले सो आया है, तो इसलिए आर्टिकल ए और एन, या एन तो नहीं लेकिन ए आया है, तो वह एडजेक्टिव और नाउन के बीच में आया है। यह नोटिसेबल यहां पर है। Rule 8, exclamations after, article A or N is used before a singular countable noun in exclamatory sentences. अगर कोई सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है, यानी एक्सक्लेमेशन साइन आ रहा है, एक्सक्लेमेटरी वे में उसको बोला जा रहा है, तो उसमें जो आर्टिकल है वह सिंगुलर नाउन से पहले आता है। यानी आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए यूज किया जाता है। यदि सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी है तो उसमें आर्टिकल ए और एन सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आएगा ही आएगा। जैसे व्हाट अ हॉट डे, व्हाट अ क्रूअल एक्ट, व्हाट अ प्रिटी चाइल्ड, व्हाट अ गुड चांस, व्हाट अ लवली थिंग, व्हाट एन एक्सपर्ट पर्सन। इस तरह से अगर हम किसी को एक्सक्लेमेटरी बना रहे हैं तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आर्टिकल ए और एन आएगा ही आएगा। दिस इज द थिंग, मतलब कितना गर्म दिन है, व्हाट अ हॉट डे, व्हाट अ नाइस पिक्चर, व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग, इस तरह से व्हाट अ ब्यूटीफुल बेबी, इस तरह से हम कहते हैं। नाउ इज रूल 9। रूल 9 सजेस्ट कर क्या सिखाता है, बताता है आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर सम न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस आल्सो, यानी कुछ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के आगे भी आर्टिकल ए और एन यूज किया जाता है। द मोर कॉमन ऑफ सच एक्सप्रेशंस आर, इस तरह के कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं वो ये है, अ कपल, अ डजन, अ स्कोर, 100, 1000, अ मिलियन, अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट मेनी ऑफ। इनके साथ आर्टिकल ए यूज किया जाता है। ए और एन जो भी साउंड के अकॉर्डिंग, प्रोनाउंसिएशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, आर्टिकल ए आएगा या एन आएगा, लेकिन एक्सप्रेशन न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन से इनके साथ यूज किया जाता है। हिंदी में भी हम कहते हैं 1 दर्जन केले, 1 दर्जन ये, 1 जोड़ा तो 100। हाँ, इसी तरह से इंग्लिश में भी न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस के साथ आर्टिकल ए और एन आता है। तो अ कपल ऑफ पीपल वर देयर, ही गेव मी 1000 रुपीज, अ ग्रेट मैनी विजिटर्स हैड टर्न्ड अप, and a score of houses had been damaged, a score of houses, a score। तो इस तरह से आर्टिकल्स इनके साथ ए और एन आता है। सो दिस इज द रूल अबाउट रूल 9। एंड व्हाट इज रूल 10? रूल 10 सजेस्ट कि आर्टिकल ए और एन इज ऑल्सो यूज्ड विद एक्सप्रेशंस ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो एटसेट्रा। यानी अगर प्राइस, स्पीड और रेशियो मीन्स अनुपात, स्पीड मतलब
चाल, और प्राइस मतलब मूल्य, दर मतलब मूल्य कह सकते हैं। अगर किसी का कोई मूल्य बताना है या कोई चाल बतानी है किसी चीज की या किसी का अनुपात बताना है तो उसमें भी आर्टिकल ए और एन यूज किया जाता है। द ट्रेन इज रनिंग एट 90 किलोमीटर्स एन आर, तो एन आर क्या है, प्रति घंटा कहने के लिए हम एन आर वर्ड यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गई स्पीड, चाल बताने के लिए। Bananas are available at 10 rupees a dozen, तो 10 रुपीज अ डजन क्या हो गया, ये प्राइस यानी कि रेट, दर, रेट हो गई, रेट मतलब दर। इसी तरह से शुगर सेल्स एट 10 रुपीज अ किलोग्राम, यानी प्रति किलोग्राम, यानी कि जहां पर प्रति शब्द आता है उस प्रति के लिए हम आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं। प्रति किलोग्राम, प्रति घंटा, प्रति दर्जन, प्रति, इस तरह से जहां भी प्रति शब्द, यानी कि यहाँ प्रति के लिए प्रति का मीनिंग आर्टिकल ए और एन होता है, यह बात समझ लीजिए। इसका फोर्थ एग्जाम्पल और भी है रूल 10 का, तो उसकी तरफ हम चलते हैं। 4 और 5th भी है, 5th भी है, दो एग्जाम्पल से। कलर एंड वाटर आर मिक्स्ड एट अ रेशियो ऑफ 1 to 5, तो एट अ रेशियो मतलब यहाँ पर प्रति शब्द मिला जुला, मतलब इनडायरेक्टली इसका प्रति है। एट अ रेशियो ऑफ 1 to 5 यानी 1 to 5 के रेशियो पे, के अनुपात में। तो टेक दिस मेडिसिन 3 times a day मतलब प्रतिदिन, 3 times a day मतलब 3 बार प्रतिदिन। 3 times, ये बार बार लिखा हुआ है इसलिए 3 times a day मतलब प्रतिदिन, तो यहां भी ए का मतलब क्या है, प्रतिदिन। तो प्रति, जहां भी यूजुअली प्रति शब्द हमको लगा करके बोलना होता है वहां पर भी हम ए लगा करके बोलते हैं, यानी कि ए और एन का मतलब प्रति भी होता है, प्रति व्यक्ति। तो वहां अ मैन। इसी तरह से प्रतिदिन, अ डे, मतलब अ डे का मतलब ऐसे नहीं प्रतिदिन वह खाता है, ही ईट्स एवरी डे को अ डे नहीं कहेंगे, बट व्हेन रेशियो, स्पीड और रेट जब आप बता रहे हैं तो उसमें जो प्रति शब्द आता है, दर बताने के लिए, चाल बताने के लिए, अनुपात बताने के लिए जब प्रति शब्द का प्रयोग होता है तो उसमें आए हुए प्रति के लिए आप ए और एन यूज करते हैं। रूल 11 में आर्टिकल ए और एन, मिस्टर, मिसेज और मिस प्लस सरनेम अगर आया हुआ है तो उसके भी आगे आप आर्टिकल ए और एन लगा लेते हैं। इफ वी नो ओनली द सरनेम ऑफ अ पर्सन, यदि हम किसी व्यक्ति का सिर्फ सरनेम जानते हैं, ए एंड नथिंग मोर। इफ वी नो ओनली द सरनेम ऑफ अ पर्सन, तब यहां ए नहीं आएगा, इसको हमें कहना चाहिए इफ वी नो ओनली द सरनेम ऑफ अ पर्सन, यदि हम किसी व्यक्ति का सिर्फ सरनेम जानते हैं, एंड नो नथिंग मोर, और उसके विषय में और कुछ नहीं जानते हैं, तो वी यूज आर्टिकल ए और एन बिफोर द सरनेम, तो हम उसके नाम के आगे यानी उसके सरनेम के आगे हम आर्टिकल ए और एन लगा लेते हैं। इसका मतलब हुआ कि यदि किसी व्यक्ति के बारे में हम कुछ नहीं जानते, सिर्फ उसका सरनेम जानते हो, सरनेम के अलावा हम कुछ नहीं जानते हैं, तो उसके सरनेम के साथ भी हम आर्टिकल ए और एन लगा करके हम अपनी बात कहते हैं या उसके लिए हम संबोधन प्रयोग करते हैं। जैसे ए मिस्टर शर्मा केम इन द मॉर्निंग, यहाँ ए जो होता है, इस जैसे अभी हमने इसमें यहाँ बताया था रूल नंबर 10 में कि इसका चाल, दर यानी कि रेट और अनुपात बताने में जब प्रति शब्द का यूज होता है तो वहां प्रति शब्द के लिए ए या एन वर्ड या आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से जब हम किसी के बारे में, किसी के सरनेम के अलावा हम कोई चीज नहीं जानते हैं या नाम जानते हैं उसका सरनेम नहीं जानते, ऐसे भी हम कह देते हैं। यहाँ सिर्फ सरनेम यूज किया गया है, लेकिन आप ऐसे समझिए कि हम किसी व्यक्ति के बारे में कोई छोटी सी जानकारी जानते हैं, सरनेम नहीं जानते, सिर्फ उसका नाम जानते हो, नाम के अलावा हम कौन है, कहाँ से, एड्रेस क्या है, कुछ नहीं जानते, क्या करता है, कहाँ रहता है, कहाँ से आया है, क्यों आया है, हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते, या फिर उसका टाइटल जानते, सरनेम जानते और कुछ नहीं जानते, यानी उसके नाम के हिस्से में से कुछ जानते हैं,
बाकी कुछ नहीं हम जानते, तो उसके साथ भी आर्टिकल ए और एन लगाया जाता है। यहां पर आर्टिकल ए और एन की हिंदी होती है कोई। जैसे कोई आदमी आया है, अ मैन हैज कम। कोई लड़का आया है, अ बॉय हैज कम। हमारे घर के सामने कोई आकर के खड़ा होता है, कहता है भैया आप फला को बुला दीजिए, अपने भाई को बुला दीजिए, अपनी माँ को बुला दीजिए, अपने पिताजी को बुला दीजिए, अपनी बहन को बुला दीजिए। तो फिर हम अपने भाई, माँ या पिता या बहन से आकर के कहते हैं कोई फला, कोई लड़की आई है तो अ गर्ल हैज कम, हम ऐसे कहेंगे। हम ऐसे नहीं कहेंगे सम गर्ल हैज कम, हम कहेंगे अ गर्ल हैज कम एंड शी इज कॉलिंग यू। इसी तरह से अ बॉय हैज कम एंड ही इज कॉलिंग यू, अ मैन हैज कम एंड ही इज कॉलिंग यू, अ वुमन हैज कम एंड ही इज कॉलिंग यू। इसी तरह से हम कहेंगे ए मिस्टर शर्मा हैज कम, अ मिस्टर शर्मा हैज कम, ए मिस्टर वर्मा हैज कम, अ रामदीन हैज कम, यानी कोई रामदीन आया है तो अ रामदीन हैज कम, वहां भी हम इस तरह से कह सकते हैं। एग्जाम्पल्स पर आ जाते हैं। ए मिस्टर शर्मा केम इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह कोई शर्मा आए थे। ए मिस्टर शर्मा केम इन द मॉर्निंग मतलब सुबह कोई शर्मा आए थे। आई मेट अ मिसेज पीटर्स इन द ट्रेन, मतलब मैं ट्रेन में किसी मिसेज पीटर्स से मिला था या मिली थी। आई मेट अ मिसेज पीटर्स मतलब कोई मिसेज पीटर्स थी, उनसे मैं मिली थी या मिला था, यानी उनके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी कुछ नहीं है। ए मिस रीनिक इज अ रेगुलर विजिटर हियर, यहाँ की कोई रेगुलर विजिटर है। कोई मिस रीनिक है जो यहाँ की रेगुलर विजिटर है, मतलब कोई मिस रीनिक है, कोई रीनिक है। जो कहते हैं कि पार्क में कोई आदमी आता है या फला मंदिर में कोई मिस्टर शर्मा आते हैं या मिस्टर वर्मा आते हैं, मिस्टर चौधरी कोई आते हैं पार्क में या मंदिर में, वो रोज जल चढ़ाते हैं या रोजाना पूजा करते हैं, लेकिन वो कौन है जानते नहीं हम, तो कोई चौधरी साहब आते हैं ऐसे हम कहते हैं। या अ चौधरी, अ मिस्टर चौधरी कम्स। इसी तरह से ए मिस पुरी इज वेटिंग फॉर यू, कोई मिस पुरी आपका इंतजार कर रही हैं। तो इस तरह से मतलब यहाँ ए और एन का जो मीनिंग होता है वह कोई से संबंधित होता है, कोई हम आप लगा सकते हैं, राइट। रूल 12, अ फ्यू और अ लिटल, यानी फ्यू और लिटल, ये जो कुछ फ्यू के साथ भी ए और लिटल के साथ भी आर्टिकल ए आता है। वी शुड यूज अ फ्यू फॉर अ स्मॉल नंबर एंड अ लिटल फॉर अ स्मॉल क्वांटिटी, मतलब यहाँ पर ये देखिए कि अ फ्यू और लिटल कहाँ पर यूज किया जाता है। अगर कोई यहाँ पर कहने के लिए तो यही है कि किसी छोटे नंबर यानी छोटी संख्या या किसी छोटी मात्रा के लिए हम लिटिल के साथ ए और फ्यू के साथ भी ए का हम यूज करते हैं, छोटा नंबर, छोटी संख्या या छोटी मात्रा दिखाने के लिए। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा समझदारी यह है कि जब हम ये कहते हैं कि हमारे पास कोई चीज है और वह थोड़ी है और थोड़ी में से थोड़ी हमने आपको दे दी, या हमारे पास कोई संख्या है वह संख्या छोटी है और छोटी संख्या में से भी हमने कोई छोटी संख्या आपको दे दी, यानी हमारे पास कोई चीज है उसमें से एक हिस्सा हमने आपको दे दिया, कोई भी हिस्सा हमने आपको दे दिया और एक हिस्सा हमने अपने पास रख लिया, तो जो आपको दे दिया उसको हम कहेंगे ए। जैसे हियर इज अ लिटल मिल्क, अ लिटल का मतलब है कि कम है दूध, लेकिन जितना है उससे हमारा काम चल जाएगा, यहां इसका अर्थ यह हुआ। हियर आर अ फ्यू पेंसिल्स, अ फ्यू पेंसिल्स का मतलब यह है कि देखने में तो कम है लेकिन जितनी है उनसे काम चल सकता है हमारा। ही इज अ लिटिल टायर्ड, लिटिल टायर्ड का मतलब यह है कि ज्यादा नहीं थका हुआ है, थका हुआ है और उसको कुछ आराम की जरूरत है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ काम कराना हो तो हो जाएगा, यानी कि वो थकावट उसमें बाधा नहीं बनेगी। देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, यानी कि अब हमारे पास टाइम तो पहले था लेकिन अब उसमें से ज्यादा टाइम नहीं बचा है, थोड़ा ही टाइम बचा है, लेकिन फिर भी अगर कोई काम है तो वह हो जाएगा, ऐसा भाव इसमें होता है। तो हियर इज अ लिटिल मिल्क, हियर आर अ फ्यू पेंसिल्स, he is a little tired, there is a little time left, यानी जो टाइम था उनमें से कुछ बचा है। यहां हम ऐसे भी कह सकते हैं here is a little milk, a little milk का मतलब है जो था उसमें से अब कम बचा है,
बाकी सब यूज हो गया, ऐसे भी कह सकते हैं। हियर आर अ फ्यू पेंसिल्स, यानी पेंसिल्स जो थी अब उसमें से थोड़ी सी ही बची हैं और बाकी यूज हो गई हैं। ही इज अ लिटिल टायर्ड, यानी कि उसने काम किया है पहले और काम करने के कारण अब वह कुछ थोड़ा सा थक गया है, लेकिन अगर काम करना है तो हो जाएगा। देयर इज अ लिटिल टाइम लेफ्ट, तो वहां यहां भी यही भाव है कि हमारे पास टाइम था, वो टाइम हमने कुछ काम करके या कैसे भी खत्म कर लिया, अब थोड़ा सा टाइम हमारे पास बचा है, यानी कि अगर हम कोशिश करें तो काम हो सकता है लेकिन समय कम है। Now rule 13 आर्टिकल ए और एन विद सम फ्रेजेस, कुछ फ्रेजेस में भी आर्टिकल ए और एन आते हैं, लेकिन यहाँ पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि इनके लिए कोई रूल नहीं होता है। ये जिस तरह से हिंदी भी हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे नियम हिंदी में भी हैं, लेकिन उसके बाद भी कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम परंपरागत ही बोलते हुए आ रहे हैं, वो किसी भी नियम से परे हैं, उनके विषय में न नियम हम जानते न हमारे लेखक बंधु जानते हैं, सिर्फ हम उनको यूज करते हैं। तो उसी तरह से ये कुछ फ्रेजेस हैं, इन फ्रेजेस में भी आर्टिकल ए और एन इज ऑल्सो यूज्ड बिफोर सम टिपिकल एक्सप्रेशंस। द मोर कॉमन ऑफ देम आर, इनमें से जो कॉमन है वो ये, टू मेक अ नॉइज, यहाँ पर नॉइज से पहले ए आया है। टू टेक अ फैंसी टू, या फैंसी से पहले ए आया है। टू हैव अ हेडेक, अ पेन, यहाँ पेन से पहले ए आया है और हेडेक से भी पहले ए आया है। टू टेक अ लाइकिंग टू, तो लाइकिंग से पहले ए आया है। टू हैव अ कोल्ड, कोल्ड से पहले ए आया है। टू हैव अ माइंड, माइंड से पहले ए आया है। टू हैव एन आई, तो यहाँ आई से पहले भी आर्टिकल एन आया है। टू मेक अ फायर, फायर से पहले आर्टिकल ए आया है। टू बी इन अ हरी, हरी से पहले आर्टिकल ए आया है। टू बी इन अ टेम्पर, टेम्पर से पहले आर्टिकल ए आया है। टू हैव अ टेस्ट फॉर से मतलब टेस्ट से पहले भी आर्टिकल ए आया है। तो ये फ्रेजेस है, इनके मीनिंग्स लर्न करके और इनका प्रयोग करना सीख सकते हैं। आज के इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अब इसके बाद आर्टिकल दी का यूज कहाँ कैसे होता है, इस विषय पर अगले वीडियो में आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।